नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। भ्रम और झूठ कितना भी फैलाया जाए, लेकिन सच सच ही रहता है। लेकिन क्या विपक्ष इस सच्चाई को समझने में बार बार फेल हो जाता है? इस वक्त पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से जूझ रही है। गल्फ वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा और आने वाले दिनों में भी देश पर कोई संकट ना आए, इसके लिए सरकार का रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। यानी एक तरह से पैनिक क्रिएट करने की चाल चली जा रही है। पैनिक क्रिएट करो और दिक्कत खड़ी कर दो। विपक्ष की इसी सोच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से जनता सावधान रहे। तो सवाल है कि क्या विपक्ष एक बार फिर सियासी हित को साधने के लिए देश हित की एक बड़े तौर पर अनदेखी कर रहा है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। युद्ध की आपदा कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर क्यों है? आज का आर पार इसी पर। स्वागत है आपका आर पार के आज के सबसे जोरदार एडिशन में। और मेरा निवेदन है आपसे, आधा जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लिंक को कॉपी करें और घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। और मेरा साथ आपको देना होगा। इस वीडियो को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है, देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. गल्फ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार कर दिया। आज युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि युद्ध को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार पैनिक फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। भैया, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान भी पक्ष विपक्ष में जोरदार वार पलटवार हुआ। Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I would like to very gently remind the Honourable Leader of Opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष सियासत चमकाने के लिए देश में पैनिक का माहौल बना रहा है? इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। युद्ध की आपदा विपक्ष के लिए अवसर। तो युद्ध की आपदा क्या विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है? आइए देख लेते हैं देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम का सबसे बड़ा विश्लेषण, आपदा में अवसर वाले विपक्षी माइंडसेट का विश्लेषण। याद है आपको ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान को रौंद रही थी।
भारत ने पाकिस्तान को घुट्टों पर ला दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने पूछा था हमारे कितने जेट गिरे हैं, याद है आपको या भूल चुके हैं आप? यह कहा था राहुल गांधी ने, और ऐसा कई बार कर चुके हैं, और यही है सत्य और तथ्य। आइए बढ़ता हूं आगे, आइए नजर डालते हैं। कोरोना का काल आया, याद होगा आपको या फिर भूल चुके होंगे, क्योंकि हम सबकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, हम भूल जाते हैं। कोरोना का काल आया, रिकॉर्ड समय में भारत ने कोविड की वैक्सीन बनाई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने वैक्सीन पर भ्रम और झूठ फैलाया। अखिलेश यादव जी ने बीजेपी की वैक्सीन बताया, केजरीवाल ने कहा हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेजी जा रही है, और तो और वैक्सीन में गौवंश की बात की गई। इतनी घटिया तरीके की राजनीति हुई। आइए अब महाकुंभ का हादसा याद करिए। दुखद हादसा होता है, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के चलते दुखद हादसा हुआ, कुछ लोगों की मौत हो गई। विपक्ष ने कुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया, ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा, कांग्रेस चुप रही। लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू कहा, समाजवादी पार्टी मौन रही, कोई कुछ नहीं बोला। आइए बढ़ता हूं आगे। दिल्ली का दंगा होता है, और क्यों होता है? सीए के नाम पर इतना झूठ, भ्रम और प्रपंच फैलाया गया कि दिल्ली में दंगे तक हो गए। भ्रम फैलाने के चलते दंगे हुए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा भारत का नाम कलंकित हो गया है। केजरीवाल और राहुल गांधी साथ साथ खड़े थे, और ऐसा लगता है आज अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच सुनकर कि ये कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी चुनाव एक साथ लड़ेगी। आइए बढ़ता हूं आगे। ईरान वर्सेस इजराइल की जंग, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। जंग के चलते तेल और गैस की वैश्विक समस्या पैदा हो गई। मोदी सरकार हालात से निपटने में पूरी तैयारी कर रही है। विपक्ष भ्रम फैलाकर पैनिक वाली स्थिति बना रहा है। बड़ा सवाल, आपदा में अफसर वाले माइंडसेट के चलते विपक्ष जनता का भरोसा लगातार खो रहा है, और चुनाव पे चुनाव हार रहा है। चुनाव पे चुनाव हार रहा है, और देश की जनता जवाब दे रही है। और आज देश के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार में आज हम कुछ बड़े सवाल उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, मैंने आपसे निवेदन करा कि आज के इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह लड़ाई हर देश प्रेमी की है कि इस जो कि माहौल बनाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि देश में किल्लत होने जा रही है, समस्या होने जा रही है, दुनिया भर में समस्याएं हैं, लेकिन हमारा देश उसमें अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है। ये घर घर तक जाने की जरूरत है। आइए, अगर आप देश प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, जो कि बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। महुआ माजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम की मेरे साथ इस समय जुड़ रही हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ मलूक नागर हैं, रालोद के महासचिव भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव हैं, फॉर्मर एमएलसी है, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अनुराग झांडा जी हैं, उनका अभिनंदन है, आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत महुआ माजी आप ही से करते हैं। महुआ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? महुआ जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। इरफान अंसारी आपके मंत्री झारखंड के, वो कहते हैं अभी तो देखिए एक मंत्री का काम होता है जनता को भरोसा दे। वो मंत्री ये कह रहा है कि देखिए अभी तो सिर्फ एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव शुक्ला जी, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी जितना एलपीजी खरीद सकते हो खरीद लो। देखिए, हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने जो कहा है वो तो पूरा देश कह रहा है। हमारे यहाँ झारखंड में जो लाइनें लग रही हैं, मैं 2 दिन पहले जब झारखंड से आई थी संसद में, तो मैंने देखा कि पेट्रोल के पंप में लंबी कतारें हैं, एलपीजी के लिए लोग घबराए हुए हैं, वहाँ भी अभी अफरा तफरी मची हुई है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? ये पूरा देश डरा हुआ है। और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि 1 महीने का स्टॉक है। अभी युद्ध की जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की, ईरान, इजराइल, अमेरिका, जो तमाशा कर रखा है सबने मिलकर, आपको लगता है कि युद्ध 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा? हमें तो लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की ये दस्तक है, और कहीं परमाणु वॉर ना शुरू हो जाए। तो आप तेल कहाँ से लाएंगे? और जो स्थिति है यहाँ पर मैडम इन्हीं अफवाहों के, मैंने आपको 1.25 मिनट दिया मैडम, इन्हीं अफवाहों के चलते, इन्हीं अफवाहों के चलते ये लाइनें लग रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि एक नेता का काम, एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम ये होता है अफवाहों के बाजार को गर्म ना करे, लेकिन आप लोग अफवाहों के बाजार को गर्म कर रहे हैं कि इससे आपका पॉलिटिकल हित सध जाए, लेकिन समस्या बड़ी भीषण हो जाएगी इसके बाद। देखिए आप इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन एयर इंडिया की टिकटों की कीमतों का बढ़ना
क्या साबित करता है कि कहीं किल्लत है तभी तो बढ़ रही है, नहीं तो सरकार तुरंत से रोके, तुरंत आदेश पारित करे। और अभी तो संसद में भी बोला जा सकता था कि एयर इंडिया को फ्लाइट की टिकट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी डरी हुई है, वो नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उछाले, और उन्हें अविलंब तमाम मुद्दों को हटाकर सिर्फ इस पर ही बातचीत करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से गंभीर विमर्श करना चाहिए। बाकी मुद्दे गौण हैं, उस पर ज्यादा फोकस ना करके जो हमारे मिडिल ईस्ट में हमारे लोग फंसे हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, कैसे यहाँ जो ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट। मैंने पहले ऑपोजिशन को ही बात रखने का मौका दिया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कि गैस की किल्लत है। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां भी अफरा तफरी मची हुई है। कांग्रेस हालात खराब करना चाहती है, जानबूझकर उकसाने वाला बयान दे रहा है विपक्ष। कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम और लेफ्ट का इकोसिस्टम चाहता है कि देश में पैनिक फैले, संकट में देश गिर जाए और पूरी अव्यवस्था फैल जाए। क्या आपको लगता है, ये कह रहे हैं हमारी मंशा, आर इंटेंट इज गुड, ऑपोजिशन सेज आर इंटेंट इज गुड। देखिए महुआ जी ने जो बोला, मैं वहीं से बात लेता हूं। देखिए ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात पूर्णतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या फिर वो जो केंद्र सरकार की पीएसयूज हैं उनके द्वारा होता है, अथवा जो क्रूड ऑयल में डील करने वाली कंपनियां हैं उसमें किसी राज्य सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। तो किस आधार पर झारखंड के मंत्री ने बोला, वो स्पष्ट करें कि उनकी सूचना का आधार क्या है। मंत्री हवा में नहीं बोलता, मंत्री के पास सरकार की तरफ से तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। जो विषय राज्य सरकार का है ही नहीं, वहां पर अगर मंत्री बोल रहा तो इसका मतलब मंत्री उस प्रोपोगंडा का हिस्सा बनना चाहता है जो इंडी गठबंधन का पिछले 10 सालों से हर मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई भ्रम पैदा करके, चाहे राफेल के ऊपर इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया। एलआईसी बर्बाद इसलिए कहा कि लोग कहेंगे मेरा इंश्योरेंस नहीं होगा, स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है वो बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा सेबी बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा वैक्सीन गड़बड़ है। हर मुद्दे के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने का जो एक दुखद इनकी नीति है वह सामने दिखाई पड़ी, जो झारखंड के मंत्री के इस बयान से बहुत साफ है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी बात केंद्र के मंत्री खुद कह रहे हैं ना भाई, पूरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपके मंत्री ने किस आधार पे बोला बताइए। अरे चलिए महुआ जी बताइए, आपके मंत्री ने किस आधार पे बोला? देश की स्थिति के आधार पर। उनके पास कौन सा आधार है? देश की स्थिति के आधार पर कहा, जो भी आधार है। तो फिर आप फ्लाइट की टिकटें क्यों बढ़ रही है? फ्लाइट की आधार ही नहीं है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई। जब वो विषय ही नहीं है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का मंत्री क्यों बोला? क्यों नहीं ये खंडन करते हैं? स्पष्ट हो गई। नहीं तो आपके मंत्री टीवी पर आकर बोल देना भाई कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में सब कुछ अच्छा है और आने वाले दिनों में भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप लोग लाइन मत लगाइए। ये बयान आप जारी कर दीजिए, आज शाम को 5 बजे अफवाहें बंद हो जाएंगी। आप सुनिए, अरे भाई बात तो सुनिए। बिल्कुल पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया उनके जवाब से कि इन्होंने मंत्री के बयान का कोई तथ्यात्मक आधार इनके पास नहीं है, यानी वो अफवाह के हिस्से थे। बात प्रमाणित है। उन्होंने जो भी पीयूष गोयल जी ने भी स्पष्ट रूप से बोला है और आज 5 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी ये बोला गया है कि किसी भी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात कान खोल के सुनिए, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में 4 डे वीक हो गया, 1 महीने के बाद राशनिंग हो गई है। महुआ जी अपनी टर्न का वेट करिए, महुआ जी अपनी टर्न का वेट करिए। ओके, आपने अपने टर्न पे वेट करिए भाई। मैं कह रहा हूं सुनिए, मैं सारे विपक्ष के लोगों से कहता हूं जरा देखिए अगल बगल क्या हो रहा है। पाकिस्तान में 4 डे वीक हो गया है, 4 डे वीक। आधे कर्मचारियों से कह गया वर्क फ्रॉम होम। सेम थिंग इन बांग्लादेश, सेम सिचुएशन इन श्रीलंका। मतलब आपको पता है कि दुनिया में सुनामी आई हुई है, मगर अगर जहाज के ऊपर शॉक लग रहे हैं तो दोष कैप्टन को देना है, सुनामी को नहीं देना है। वाह, अगर भूचाल आ गया है, अगल बगल के मकान भरभरा के गिर रहे हैं और हमें अपने मकान में झटके महसूस हो रहे हैं, तो मकान बनाने वाले को देना है कि साहब आप इसका जवाब दीजिए। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के लोग बैठे हैं, क्या वो दुनिया के बाकी देशों की स्थिति बता सकते हैं? उसके मुकाबले भारत किस बेहतर स्थिति में है सतर्कता और सजगता के साथ। और मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, ये मोदी जी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का क्या हिस्सा था। जैसे 1991 में जब इराक का संकट हुआ, एक लाइन में कह दूं 91 में हम लोग पढ़ते थे, जब इराक का संकट हुआ था ट्रेनों में कटौती हुई थी,
क्योंकि इतनी पेट्रोल डीजल की कमी हो गई थी। आज देश का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका रेलवे का, तो कम से कम डीजल नहीं चाहिए ट्रेन के लिए। दूसरी बात, E20 पेट्रोल सरकार ने 1 अप्रैल से लागू किया है, यानी 20% हमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता गाड़ियों के लिए कम होगी। यह लॉन्ग टर्म सोची हुई नीति थी। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के द्वारा बिजली की उत्पत्ति और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की जो शुरुआत कई साल पहले से कर दी गई थी, आप सोचिए ये सब नहीं हुआ होता तो ये संकट कितना गहरा और भयानक हो सकता था। अतः मैं कहना चाहता हूं, विश्लेषण करना है तो ईमानदारी और वस्तुनिष्ठ तरीके से करिए, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर मत करिए। जी, मैं सुनील यादव का रुख करता हूं। सुनील यादव हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। सुनील यादव, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कोविड का काल देखता हूं। कोविड का काल आया तब ऑपोजिशन, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की, यहां पर क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे उसकी बात करते हैं, एक तरह से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो वैक्सीन है वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वो वैक्सीन ठीक ही नहीं है, जबकि देश के लगभग हर देशवासी ने इस वैक्सीन को लगाया। आपने भी लगवाया होगा, आपके परिवार ने भी लगाया होगा। आज उसी तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। देखिए, एलपीजी की शॉर्टेज होने वाली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ मूव नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में दिक्कतें हैं, यूरोप में दिक्कत है, मिडिल ईस्ट में तो परेशानियां हैं ही, हमारे पड़ोसी मुल्कों में प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस संकट की घड़ी में अफवाह का बाजार गर्म ना करके ऑब्जेक्टिव बात करनी जरूरी है, राजनीति को इलादा रखकर? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि अगर देश की सच्चाई पर कुछ विपक्ष बोल रहा है, सरकार को सुझाव दे रहा है, तो उसको सरकार को अपनी नाकामी नहीं समझनी चाहिए, उसको सतर्कता के रूप में और एक सहयोगी के रूप में उसको लेना चाहिए। मैं तो आपको सुन रहा था, मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं बोला, नोटबंदी में मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं तो बीजेपी की सरकार से सवाल कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है, देखिए अमीश भाई, मीडिया राजीव शुक्ला सुझाव दे रहे थे सरकार को, इरफान अंसारी सुझाव दे रहे थे सरकार को। सुन लीजिए अब सदन में, अब सदन या सदन के बाहर या देश में कौन सा नेता है जो कह रहा है कि हमारे नेता जाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वीजा दे दे सरकार, जा सकते हैं क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज? इस तरह की बातें हो रही हैं। अब सुन लीजिए ना, हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है, कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की कल आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा? आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है और आपने कोई परेशानी है, सुझाव ही दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा वैलिड आपने सवाल उठाया। जिनके बच्चों की शादी है उनको एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो रही है, बिल्कुल आपने सही बात बोली, लेकिन क्यों हो रही है? जो आपके नेताओं ने बयान दिए और लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद सरकार को निर्णय लेना पड़ा। कितने ने विपक्ष के नेताओं ने बयान दिया, देखिए खत्म होने वाला एलपीजी सिलेंडर लेके रख लीजिए। मैं बाइट हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। यही काम हमारे कोविड में करते थे, यही काम कोविड में किया अरविंद केजरीवाल से लेकर आप तक, और देखिए क्या रास्ता दिखाया। मैं कोविड पे आ रहा हूं, अब सुन लीजिए, मैं कोविड पे आ रहा हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया था कि आज सरकार कह सकती है कि जितने भी लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, सरकार तो मुकर गई कि हमने किसी को नहीं कहा वैक्सीन लगवाने के लिए। और सरकार किस तरीके से कोरोना भगा रही थी, ताली बजा के, थाली बजा के, दिए जला करके। ये तो वैज्ञानिकों की फौज है ना इनके यहां, बीजेपी के यहां। देखो, बीजेपी को कोई संकट नहीं है, ना बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का,
ना अंधभक्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। संकट तो हम लोगों के सामने तो है, आप भी लगा जो लीजिए वो बायोगैस विज्ञान का नहीं प्लांट समझना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। भाई हम नहीं अजय बताइए, आप गंदी नाली से गैस लगा अरे कर के बायोगैस घर में जला सकते हैं? आप तो कम से कम उसको स्वीकार मत करिए। सुधांशु त्रिवेदी आंसर। आप तो मत कहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देन मलूक नागर आल्सो हैज द पॉइंट। सुधांशु जी आपने कुंभ पे सुना नहीं, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी बात सुनी नहीं, आप बोलने नहीं देते। वही बात, आप भी वही काम कर रहे हैं जो सदन में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा सुनील भाई। ओके, अरे कम से कम वो सदन में वो प्रस्ताव भी गिर चुका है अभी कुछ देर घंटे पहले, वो प्रस्ताव भी गिर चुका है सदन के अंदर। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं वैक्सीन पे सत्य क्या था। अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, जबकि वो 5-6 देशों के सहयोग से बना हुआ वैक्सीन था, जो भारत ने भी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, अप्रैल 2021 में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने भी ये लिख के कहा कि भारत ने अपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि मैं कह रहा हूं, आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें, अप्रैल 2021 तक बच्चों का कोई वैक्सीन भारत क्या दुनिया में नहीं बना था। मगर लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाहते थे मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर होके, और सरकार ने परमिशन नहीं दी। चूंकि वो मेयर्स कॉन्फ्रेंस है तो चीफ मिनिस्टर क्यों जाएगा, तो इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया। कोविड को मोविड किसने लिखा? ये कोविड को मोविड कहा राहुल गांधी जी ने। यानी उस समय इस प्रकार से एक भय का वातावरण देश में लेकिन सुधांशु जी, एक भय का वातावरण, तो देखिए कोविड एक आपदा तो थी, इसमें तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इट वॉज मतलब बहुत ही बुरी आपदा थी, हमने कई लोगों की जाने जाती हुई देखी। देखिए दिक्कत है, इस समय खाड़ी देशों में दिक्कत है, समस्या है, समस्या को एक्सेप्ट सरकार भी कर रही है, लेकिन पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप है। ऑपोजिशन ये कह रहा है, बंद कमरे में ऑपोजिशन को समझाया भी जा सकता है, अरविंद जी को बुलाकर, अखिलेश जी को बुलाकर, राहुल जी को बुलाकर बताया जा सकता है। क्या सरकार ये कदम उठा सकती है, कॉन्फिडेंस में ले ले ऑपोजिशन को, दैट कैन बी डन और नॉट? बड़ा ही मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे। एक मिनट में बड़ी सिंपल, मैं कह रहा हूं आज के इस सूचना क्रांति के दौर में अगर किसी को समझने के लिए जरूरत है कि मतलब दुनिया में युद्ध हो रहा है और वो क्षेत्र जहां से कि हमारा मुख्य तेल आता है वो युद्ध में फंसा हुआ है और दुनिया भर में संकट है, मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश छोड़िए, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी राशनिंग कर दी है, 4 डे वीक कर दिया है। काफी कंट्रीज ने कर दी है। नहीं, इसके अंदर तो कोई डिनाइड फैक्ट ही नहीं है। इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर है कई देशों से। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहा, यूरोपियन कंट्रीज से बेटर है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा क्रूड ऑयल, और क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स को कवर करता रहा हूं, हमारा क्रूड ऑयल, हमारी क्रूड ऑयल कैपेबिलिटी जो है पहले 10-12 दिन, 15 दिन की होती थी, आज हम 75 दिनों का तेल लेके चल रहे हैं। This is a big work this government has done it in last 10-11 years. There is no doubt in this. There is no doubt in this. लेकिन एलपीजी को आप ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि उसके अंदर उसको रखने में बहुत समस्या है। पीएनजी में समस्या नहीं है, सीएनजी में समस्या नहीं है, लेकिन एलपीजी में समस्या है। लेकिन बड़ी बड़ी खबर एक और आ गई है, मैं आपको बताता हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बड़ा दावा है। मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि हमारी जरूरत का 75% कच्चा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा अन्य मार्गों से आ रहा है। ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई संकट नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा सिर्फ 25% आता है और 10% हम उसका उत्पादन भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें हम सफल होंगे, मुझे पता है अगले 2-3 दिनों में वो खुशखबरी आएगी, और बाकी हम अन्य मार्गों से मंगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अपने रिक्वायरमेंट का 90% कंप्लीट कर लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव ने यह अभी कुछ देर पहले बयान दिया है, तो यहां पर अफवाहों का बाजार खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम सचिव का बड़ा बयान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यह सरकार का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा हमारा तेल, 75% हमारा तेल और गैस उसके अलावा बाहर से आ रही है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है उनके लिए समस्या होगी। ओके, आई विल गो टू, मेरे साथ सुनील यादव है जो कमेंट करना चाह रहे थे। सुनील,
अब इस बयान के बाद आपका रिएक्शन? देखिए, हम लोग यही तो चाहते हैं कि सरकार ये बता दे कि भाई कोई संकट नहीं, और जहां संकट हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकारें ज्यादातर इनकी हैं हर राज्यों में। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आपदा में अवसर खोजते हैं, जो गैस नाली से गैस निकालते हैं। तो देखिए, इस वैज्ञानिक रूप से देश का संकट नहीं जाएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और देश को भरोसे में लेना पड़ेगा। मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, विपक्ष जो है वो सरकार का आईना होता है। विपक्ष से दुश्मनी मत मानिए, आप उससे सलाह लीजिए। अगर विपक्ष का कोई नेता आपको सलाह दे रहा है, सरकार को कोई सुझाव दे रहा है, तो देश पैनिक ना हो, देश के सामने संकट ना आए। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर देश में कोई संकट है तो उसको मिलकर लड़ना है। उसको बीजेपी अपने पे ले लेती, जो हमसे सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। अरे भाई, सबसे ज्यादा देश को बर्बाद अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया है। 50 साल पीछे ले गए देश को। जवाब 20 सेकंड आंसर, देन अनुराग राणा एंड मलूक नागर। बस मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आज के सूचना, जो मैं वाक्य पूरा नहीं कर पाया, सूचना क्रांति के दौर में सबको दिखाई पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमित जी, आपके टीवी चैनल और तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लेबनान में क्या हो रहा, बेरूत में क्या हो रहा, स्थिति क्या है कि ईरान के एक जहाज ने कोची में हमसे शरण ले रखी है। अगर इतना सामने दिखने के बाद कोई यह कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई आके मुझे समझाए, तो यह स्थिति हो गई कि सामने एक तरबूज खड़ा दिख रहा है, मगर फिर भी कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी या तो वो बहुत ही धूर्तता, लंपटता के साथ काम कर रहा है, या उसकी बुद्धि चने जितनी है। ठीक है, सुनील यादव, सवाल पूछने वालों को अपने आप तय करना चाहिए, लंपटता के साथ काम कर रहे हैं या फिर आपको पता ही नहीं है, वाकई पता नहीं है? उसके बाद आपको लग रहा है कि साहब ये हमें समझाने की जरूरत है। क्या पास, समझना है? जब बीजेपी के पास लड़ाई हो रही है, उस वजह से सरकार सुन लीजिए महाराज सुन लीजिए। नंबर 1 लड़ाई हो रही है। अरे एक वाक्य पूरा कर दूं? ठीक है सुधांशु जी, आप 10 सेकंड में अपना वाक्य कंप्लीट करिए। सुनील जी, आई विल कम बैक टू यू। सुधांशु जी, 10 सेकंड में अपना वाक्य पूरा कर दूं। अब बताइए, दुनिया लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल की सप्लाई रुक रही है। नंबर 2, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दूसरे सोर्सेस से तेल मंगा रहे हैं और हम इसकी तेल की कमी नहीं होने देंगे, और हमारे पास 75% दूसरे सोर्स से आ रहा। अब इन तीन में समझना क्या, जरा ये बताइए। जवाब सुनील जी। देखिए अमीश भाई, युद्ध हो रहा है, ये पूरी दुनिया जान रही है, और युद्ध अगर हो रहा है तो उसके लिए संकट हर देश में है। उस संकट, ये हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की वजह से संकट है, लेकिन इस तरीके के संकट ना आए उसके लिए अगर विपक्ष कोई सुझाव दे रहा है, तो आप कह रहे हैं लंपट हैं, कम समझदार हैं, चने के बराबर हैं। ये सब वो लोग हैं जो गंदी नाली के गैस से चाय बना करके पी के आ रहे हैं। ये है बुद्धिजीवी लोग। अब ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या कहें, जो बादलों में रडार को से बच जाते हैं, जो गंदी गैस से चाय बना लेते हैं, किस किस तरीके ताली थाली और दीप जलाकर के कोरोना भगा लेते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से भगवान बचाए। और मैं एक बात कह रहा हूं, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमित भाई, वो संकट का दौर था जब कोविड के वैक्सीन लग रहे थे, देश डरा हुआ था, लोगों ने डर के लगवा लिया, और जिन लोगों ने लगवा लिया वो बेचारे आज भी डर डर के जी रहे हैं। किस तरीके से हार्ट अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से फेल हो रहे हैं, आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? आपने सुनील भाई लगवाया कि नहीं लगवाया? हमने लगवाया, लेकिन पछता रहे हैं। डर के तो नहीं जी रहे, पछता रहे। अरे बच गए। यहाँ पर सतीश जी ने लगाया, हमने लगाया, कोई डर के नहीं जी रहा। अरे हर आदमी पछता रहा है, जी रहे, हर आदमी डर के जीना भी कोई जीना है। इस पर मुझे एक बात याद आई, मुझे एक बात याद आई कि डर के जीना भी कोई जीना है तो खुल के जियो। किस बात का घबराना? जितना राम जी ने खिला, जितनी राम जी ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना, जितनी राम ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना। डर के जीना भी क्या जीना है? तो मोदी जी ने भरी है ना। अरे अभी तो मोदी जी ने भरी है, इसीलिए पूरा देश डर रहा है। अरे सुधांशु जी देखिए, राम जी को क्यों होते हुए आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में एक नागरिक को डर नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर कुछ लोग डर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप उनको? सुधांशु जी,
अनुराग भाई आ रहा हूं मैं पूरा देश डर रहा है। डांडा साहब मैं आ रहा हूं। ईमानदारी से आपके जितने एक मिनट। आपके जितने दर्शक हैं उनसे ईमानदारी से अमीश भाई पूछ लीजिए, वैक्सीन लगवाने के बाद लोग दर्शकों वैक्सीन लगाने के बाद आपको खुशी हुई या आपको डर लगा? मुझे जरूर बताइए, मैं सोशल मीडिया पे इंतजार कर रहा हूं, जरूर बताइए मुझे। ओके ओके सुधांशु जी। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट किया, और मैं विनम्रता से कहता हूं 140 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, 10 साल से छोटे बच्चों को हटा दिया जाए तो 125-30 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है। और अब हमने टर्न पे बोलिए सर, 125-30 करोड़ लोगों ने को वैक्सीन लगी है और अब लगे हुए 5 साल बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कोविड शील्ड वाली कंपनी। देखिए मेरे साथ 2-3 मेहमान बोले भी नहीं अभी तक। सुधांशु जी वैक्सीन को लेकर के क्या कहा ये भी तो बता दीजिए। एक सेकंड में मैं सिर्फ एक चीज बनाई वैक्सीन को लेकर के क्या कहा उस कंपनी ने? क्या बात आप क्या कहा है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, वो सरासर फेक न्यूज थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहर चलाई गई थी। अप्रैल 24 के बाद कोई न्यूज आई हो तो बताइए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए, अगर कमाल अभी बता रहा हूं सर, आपसे मौतें हो रही हैं, वो सब आप हमसे डिबेट करते थे, अब आप हर दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं। बता रहा हूं अगर 130 करोड़ आंखों की रोशनी चली गई, लीवर चला गया, किडनी चली गई। अरे लो, आप जवाब नहीं है तो अब कह रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरी बात हो जाए उसके बाद। अरे भाई क्या तरीका, लगातार बीच में बोलते चले जा रहे हैं। आप तो ढंग से डिबेट करते थे सुनील जी, आप हर वाक्य में बोल रहे हैं। जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी और 2021 में पूरा देश देख अरे आप चिल्ला रहे हैं साहब बीच में, आप लगातार बोल रहे हैं क्योंकि आप फैक्ट पे कमजोर पड़ रहे हैं। मैं 3 लाइन बोलता हूं, उसके बाद कौन सही बोल रहा है आप या मैं। अरे भाई सवाल का जवाब तो सुनिए, आप तो हर वाक्य पे बोल रहे हैं। आप हर वाक्य में बता रहा हूं 130 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई। अब बिल्कुल, अरे भाई जल्दी से बोल रहा हूं, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। मैं सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर वैक्सीन में गड़बड़ थी और केवल 10% गड़बड़ होती तो 13 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। 20% गड़बड़ होती 26 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। आज 5 साल हो गए वैक्सीन लगाए हुए, 2021 से 5 साल हो गए, 2 वैक्सीन पूरे किए हुए। मैं पूछना चाहता हूं, अब समझ में आता कौन बवाल करना चाहता। दूसरी बात, इन्होंने कहा थाली बजा रहे थे और वो दिया जला रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर थाली बजाने से आपको लगता है कोरोना भाग जाएगा तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गया था। दोनों चीजें भारत के नागरिकों में विश्वास पैदा करने के लिए की गई थी, वरना बताइए चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। वैज्ञानिकता की बात करने की बात करते हैं मेरे भाई, एक लाइन में कह दूं तो बुरा मत मानिएगा सुनील जी, अगर किसी को यह लगता हो, वो साहस नहीं कर सकते कि आज बोल के कह दे कि धरती चपटी और स्थिर है। तो बोल जाए, आप सच बोलिए। तो मैंने बिल्कुल साफ बोला। देखिए, जो गांधी जी ने किया था, चरखे को एक माध्यम बनाया था देश के लोगों की भावनाओं को जोड़कर आत्मविश्वास बनाने के लिए, वही मोदी जी ने माध्यम बनाया थाली को देश की जनता के बीच में विश्वास का एक सेतु बनाने के लिए। और भाई साहब वैज्ञानिकता की बात आप कहते हैं, मैं एक चीज मैं आपको रोक रहा हूं, अनुराग ढांडा के पास जा रहा हूं, वो वेट करें। अनुराग ढांडा हमारे पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं, तो अनुराग को लगेगा कि अच्छा दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं मैं। सबसे आखिर में, वैसे सबसे आखिर में आपके पास नहीं आ रहा मैं, मलूक नागर भी हैं। अनुराग ढांडा, जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि देश में राजनीति तो होनी चाहिए और राजनीति का काम है राजनीति करना, मतलब नेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन अफवाह के बाजार को गर्म करके क्या आपको लगता है इसका लाभ होता है या नुकसान होता है? क्योंकि हमने बीते समय में देखा है इसका नुकसान होता है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भी नुकसान ही हुआ है इसका, तो अफवाहबाजी क्यों? देखिए अमीश जी देखिए, देश सबसे बड़ा होता है, देश से बड़ा कोई नहीं होता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कोई पॉलिटिकल लीडर। देश सबसे बड़ा होता है और देश को अगर जिस चीज से नुकसान हो रहा हो और उसके बारे में कोई बोले तो उसको बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। मैं 2 चीजें आपके सामने रख रहा हूं, आपको भी बात समझ में आएगी। सुधांशु जी ने आज आपके चैनल पर किन देशों के साथ हमारा कंपैरिजन किया, बोले पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश को देखो, फिलीपींस को देखो, इंडोनेशिया को देखो। ये हालत कर दी आज इन्होंने भारत की कि हम इन कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा रशिया को देखो, चाइना को देखो, यूएस को देखो, वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप जितने भी उनको देखो, किसी का नाम लिया इन्होंने। तो इसका मतलब ये क्या चाहते हैं, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस इनके बीच में उलझे रहें? ये बनाना चाहते हैं ये भारत को, ये इनकी असली तस्वीर है। दूसरा,
अफवाह फैलाने का काम किसने किया अमीश जी? सबसे पहला काम इन्होंने ये कहा कि हमारे पास स्टॉक है, बिल्कुल दाम नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्टेज नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह 60 रुपए दाम बढ़ा दिए एलपीजी के। सबसे बड़ी अफवाह तो उससे फैली, सरकार ने खुद फैलाई ये अफवाह। क्यों बढ़ाए दाम अगर इनके पास पूरा स्टॉक था तो? ये प्राइस को रोक नहीं सकते थे? फिर उसके बाद इन्होंने जब इनके पास सफिशिएंट स्टॉक, आप कह रहे हैं 75 दिन का स्टॉक है, ये कह रहे हैं 45 दिन का स्टॉक है, तो फिर कमर्शियल सप्लाई क्यों बंद कर दी भाई आपने? नहीं आप क्यों राशनिंग कंफ्यूज किया हो आपने? गए। जब आपके 75 डेज का 75 डेज का स्टॉक क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल यानी डीजल पेट्रोल का 75 डेज का स्टॉक है। एलपीजी का स्टॉक उतना मेंटेन ही नहीं कर सकता कोई देश। अरे अमीश जी, एलपीजी भी उसी क्रूड ऑयल से ही निकलती है, सारी गैसेस उसी से बनती हैं, रिफाइनरी के अंदर इनको अलग अलग किया जाता है। क्रूड ऑयल में सब कुछ आ गया, पेट्रोलियम पदार्थ सारे। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने शुरुआत किसने की? ये राशनिंग क्यों शुरू की इन्होंने? जब इनके प्रोडक्शन तो यहीं से होता है कि एलपीजी प्रोडक्शन बाहर से लेके आते हो सारी की सारी सप्लाई। अभी कह रहे थे 75% सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भाई थोड़ा इंतजार करते। अचानक से आपको ये कमर्शियल स्टॉप करने की क्या जरूरत थी? इतनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, इतने होटल बंद कर दिए। मलूक नागर इज फ्रॉम एनडीए। अब दूसरी बात, जी एक सेकंड आपने 2 मिनट बोल दिया। मलूक नागर अपनी बात को रख ले, 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, मैं दुखती हुई बातें कह रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ, लीजिए 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी कि देश का नुकसान अगर किसी ने किया तो वो इस वजह से किया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की अगर लड़ाई चल रही थी, हमारा उसमें कोई स्टेक नहीं था। एक दिन पहले इजराइल में जाके बैठ जाना और अमेरिका की भाषा बोलना, एक साइड ले लेना युद्ध में, यह सबसे बड़ा देश के लिए नुकसान था। प्रधानमंत्री को पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कितनी सप्लाई आती है, उन्होंने उसके बावजूद ईरान के साथ रिश्ते खराब किए, उन्होंने उसके बावजूद अपने हालात बिगाड़े, देश के लोगों को इस मुसीबत में डाला। उनका क्या बिगड़ा? प्रधानमंत्री जी तो सुबह सुबह अपने काफिले में निकलते हैं तेल फूकते हुए, उसके बाद एरोप्लेन में गए और कोच्चि में जाके हेलीकॉप्टर में जाके वहां स्थल तक पहुंचे और एक झंडी दिखा के वापस आ गए। क्यों भाई? आज उनको दिल्ली में नहीं होना चाहिए था? आज उनको सदन में नहीं होना चाहिए था? खुद तेल फूकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां प्रचार करने जाना है उनको, और सदन के अंदर महत्वपूर्ण बहस चल रही है। तो अपने आप तो एग्जांपल सेट करो। ओके मलूक नागर सेट करो पहले। मलूक नागर योर टर्न। ओके मलूक नागर किसी के बीच में नहीं बोले, प्रोवाइड हिम दैट रिस्पेक्ट। काफी देर से वेट कर रहे हैं मलूक नागर। देखिए एक तो आज पैनल बहुत अच्छा है जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक और 2 पत्रकार, वो भी किसी सांसद या विधायक से कम नहीं है। देवगन साहब, इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है कि एक तो विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि विपक्ष अपने आप को मजबूत करे और सत्ता पक्ष को धकेले और खुद आ जाए, एक, या विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि ऐसे सुझाव दे जो देश के हित में जाए। तीसरी बात, या सत्ता के लालची भूखे भेड़िए की तरह ऐसी स्थिति में आ जाए कि कुछ भी करो और सरकार को बदनाम कर दो और कुछ कुर्सी पे चिपक जाओ आके। 12 साल में अमीश देवगन साहब अगर जाएं, जब जब देश को जरूरत पड़ी, जब जब देश के लोगों के हित की बात आई, इन्होंने सबको ताक पे रख दिया। और अभी हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता ने अच्छी बात बोली, देश सबसे बड़ा होता है, और खास करके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने जब भी आके अपने आप भी मरे और अपने साथी भी मारे, और हमेशा ऐसी बात कही जो देश के खिलाफ गई, चाहे कोरोना कार्यकाल हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो, चाहे देश की संसद की बात हो, चाहे 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र ना चलने की बात हो, महुआ जी बैठी हैं जानती हैं बढ़िया तरीके से, चाहे 18वीं लोकसभा के पहले 7 सत्र चलाने की बात हो। लेकिन अगर ये इस तरीके की बात करेंगे कि अब आकर के टेलीविजन पे कि गैस भी खत्म हो रही है, लाइन लग रही है, शादियों में सिलेंडर नहीं मिल रहे, मर गए, लुट गए, पिट गए, तो तेजी से उनको जागृत कर दो जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, ताकि जनता को मार दें। ठीक है, ओके अपने खुद के लालच में कि किसी तरह ये पार्टी में आ जाए। अनुराग इस बात का जवाब दें सतीश जी। 40 सेकंड अनुराग डांडा, 40 सेकंड। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अफवाह फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सरकार ने किया ना, हर कदम पर सरकार ने किया। और दूसरी बात, रुकिए, दूसरी बात नागर जी सुनिए, ये बहुत देर से वैक्सीन की बात हो रही है, सुनिए एक लाइन से कहूंगा, एक लाइन से। नागर जी अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिए। बोलिए अनुराग, आपको ऑडियो जा रहा है। एक लाइन में सिर्फ, आप वैक्सीन की बात कर रहे थे सारे लोग,
मैं वैक्सीन पे बताना चाहता हूं, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन पे, जिन पे साइड इफेक्ट हुए हैं वैक्सीन के, उनको कॉम्पनसेशन देने की पॉलिसी बनाने को कहा है। न्यूज 18 ने खुद रिपोर्ट किया। अमीश जी, आपको तो पता होना चाहिए। ओके, सतीश के सिंह, ओके, मलूक नगर 30 सेकंड मलूक नगर, हाँ बोलिए 10 सेकंड। हाँ देखिए, जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं कि वैक्सीन से डर लगता है, या ढांडा साहब ने भी बात कही है, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। वैक्सीन ना होती तो टेलीविजन पे बोलने की स्थिति में ना होते, पता नहीं कहां गड़े होते, पता नहीं कहां थूके होते, पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो इनको पॉजिटिव सोच के साथ ये बात जरूर बोलनी चाहिए कि जो जनता के हित में है, जो देश के हित में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत बता दे रहे, व्यवस्था करी है, इनको क्यों गड़वा रहे हो? ये तो ढांडा है, ये तो ओके, उनके लिए कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाओ। के साथ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब सतीश जी से झिल नहीं रहा है। अब वो इतनी 30 मिनट से शांत बैठे हैं, वो उनसे झिल नहीं रहा है। सतीश के सिंह, 14 करोड़ 70 लाख भी कहीं खतरे में। ऑडियो साउंड सतीश के सिंह। देखिए, मोटी बात यह है कि देश में इस वक्त ये जो चुनावी राजनीति है, उसकी मानसिकता से थोड़ा हट के देश की सोचनी चाहिए। यस, 12वीं साल में जो सरकार पे संकट आया है, देश पर जो संकट आया है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्राइसिस पर 12वें दिन बोला है। तो सच से सामना तो हो ही रहा है। आत्मनिर्भरता स्लोगन तो हो सकता है, लेकिन सच से सामना तो हो रहा है। अभी आपको सुधांशु जी ने कुछ तो माना है कि संकट है, नहीं तो आमतौर पर बीजेपी मानती नहीं, सब भला चंगा ही मानते हैं। दरअसल पेंडुलम जो नीति चल रही है ना, कभी इधर कभी उधर, बिन पेंदी का लोटा इधर उधर घुमाते हुए, उसे काम चलने वाला नहीं है। बिन पेंदी का लोटा, रुकिए, देखिए, तेल के भारत के थानेदार ने 30 दिन का कर्फ्यू में ढील दिया है, तो जितना है ले लीजिए, अभी फिर लाइसेंस मांगिएगा। पहले भी ले रहे थे, तो जोर से कहिए ना कि हम लेते रहेंगे, जम के लेते रहेंगे, कोई किल्लत नहीं होने देंगे। तेल की किल्लत नहीं है, एलपीजी की दिक्कत है। आप मैटर कर रहे हैं, आप जोश में ये भूल गए मैटर क्या है। मैटर एलपीजी में किल्लत है, तेल की किल्लत नहीं है। अच्छा, उस किसकी किल्लत नहीं है? हम तो मान रहे हैं एलपीजी की भी किल्लत नहीं है। एलपीजी की तो समस्या है ही ना। अरे भाई, अभी मान रहे हैं सुधांशु जी, सच से सामना में उन्होंने माना कि भाई वहां संकट है। ये अफवाह का बाजार जो गर्म कर दिया, अफवाह का बाजार, तो मैं बताता हूं, अफवाह का बाजार जो कारण हुए, क्यों अफवाह नहीं फैलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को सामने पहले दिन से आके पूरी चीजें सुधांशु जी जवाब 40 सेकंड्स। देखिए, मैं नहीं अमित जी, ऐसे नहीं चलेगा। ये 4.5 वर्सेस 2 लोगों की डिबेट है, यानी हम मलूक जी एक तरफ है, 4.5 लोग एक तरफ हैं। तो उसके बाद भी ज्यादातर सवाल हमसे हैं, तो सब लोग तो 1.5 मिनट बोल के आएंगे और मैं जवाब 40 सेकंड में दूंगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं जितनी जल्दी हो सकता करने का प्रयास करता हूं। पहली बात, मैं सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता होने का दावा करने वाले ढांडा जी से कहना चाहूंगा, भाई साहब, आप लोग तो कहते हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं। ये स्टेट ऑफ हरमूज का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो देश हरमूज के ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, वहीं सप्लाई होती है। आपने रशिया बोल दिया, अरे भाई, रशिया तो सप्लायर है, खरीदार नहीं है। वो पेट्रोलियम सरप्लस कंट्री है। चाइना के अंदर की जानकारी नहीं अवेलेबल होती है, यूरोप लेता है रशिया से। तो सिर्फ स्टेट ऑफ हरमूज के पूरब दिशा में जो देश पड़ते हैं, इसलिए मैंने बोला था पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मनीला। मगर क्या बताएं, ये लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, और जो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, खुद देखिए कितने पढ़े लिखे हैं। अब दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार मूल्य को नियंत्रित करे, तो WTO से जो एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, उसके तहत पहले डीजल पे 2010 में और अक्टूबर 2014 के बाद सरकार के पास पेट्रोलियम को सीधे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि वो टैक्स कम करे। तो विपक्ष के जो लोग बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, ये कमिट करके जाएं ढांडा जी की पंजाब में जीएसटी कम करेंगे। वो ओके, पंजाब में जीएसटी कम करेंगे आप? ओके, जवाब दीजिए। पंजाब में जीएसटी कम करेंगे, और खबर यह भी है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होगा, क्योंकि दोनों की शब्द एक है। पंजाब में कांग्रेस और आप साथ लड़ेंगे चुनाव। अमीश भाई, अरे अमीश भाई, कम ज्यादा करने की बात तो कब आएगी? जब पेट्रोल अवेलेबल होगा, जब गैस पेट्रोल अवेलेबल है, ये अवेलेबल तो करा है। पेट्रोल अवेलेबल है भाई, तो इनका आपके मुख्यमंत्री की 30 गाड़ियां, 32 गाड़ियां चल रही है। आप खुद कह रहे हो मुख्यमंत्री की 15-20 गाड़ियां चल रही है। 25% की शॉर्टेज है। अब सुन,
अब सुनते नहीं है जवाब आप। मैं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हो 75% सप्लाई आ रही है, 25% की शॉर्टेज है। भारत जैसे देश में 25% की शॉर्टेज होगी तो आप समझ सकते हैं अरे नहीं, आप समझे नहीं। वो कह रहे हैं भारत का 75% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है और 25% रूसी रूप से आ रहा है और 25% को भी अलग से व्यवस्था करी जा रही है। यही कहा है अभी पेट्रोलियम आने वाले दिनों में मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से सोलर कुकर में चावल बनाते नजर आओगे आने वाले दिनों में आप, क्योंकि मोदी जी ने घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने। मोदी जी इजराइल में बैठे हुए थे जब लड़ाई शुरू हुई, उनकी वजह से। मुझे पूरी बात करने दीजिए भाई, क्या तरीका, सब लोग बीच में, सब लोग अपने अपने टर्न पे लंबा बोलते हैं फिर बीच में चिल्लाने लगते हैं भाई। ये तरीका ठीक नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सबसे ज्यादा तो। या तो जब मैं बोलूं ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए और हम बोले इनका फीडर डाउन कर दीजिए। ये चिल्लम चिल्ली की डिबेट से दर्शकों को कुछ नहीं समझ में आता। अब मैं बताना चाहता हूं, अब अपने अपने टर्न पर अनुराग ढांडा जी इंतजार करिएगा। आपने कहा कि मोदी जी तो बैठते हैं और फ्लीट में निकल जाते हैं। ये वैगन आर वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको Z+ सिक्योरिटी है केजरीवाल जी को, वो वैगन आर में चल रहे हैं कि पूरा लश्कर जनरल लेके चल रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का, आप आम आदमी पार्टी का जो फ्लीट है वो लगभग 30 गाड़ियों का है। इट इज डबल देन कैप्टन अमरिंदर। उनसे बड़ा तो है, ये तो पक्का है, उनसे अधिक गाड़ियां इनके फ्लीट में है कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश सिंह बादल दोनों से। और वैगन आर वाले लोग हैं ये, इनसे पूछो। अभी ये कमेंट कर रहे हैं तो इनका क्या था। अब दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने ये कहा कि भारत की विदेश नीति, तो मेरे सारे विपक्षी प्रवक्ताओं से नम्र निवेदन है कि अभी फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी। आप में से शायद को नाम भी नहीं पता होगा, उनका नाम था आगा बकीन, डॉक्टर आगा बकीन शिरीन। और आपको पता है उन्होंने क्या किया? एक तो पहले या अल्लाह क्या तौबा तौबा बगैर हिजाब के आ गई, यहां तो हिजाब वालों के लिए बड़ा वो है ना। और उन्होंने बोला क्या? हां, हम भारत के साथ इसलिए संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि एक ऐसा देश है जिसके दोनों से अच्छे संबंध हैं और समस्या का समाधान निकालने में हमें इसकी मदद मिल सकती है। आगे उसने क्या बोला जो इनके मुंह पे भिगो के जूता मारने के बराबर है? उसने ये कहा कि वी कंसीडर इंडियाज स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट विद इजराइल एंड अरब वर्ल्ड बोथ। हम भारत की रणनीतिक आवश्यकताएं इजराइल और अरब देश दोनों के साथ समझते हैं और ऐसे देश के द्वारा हम 2 स्टेट 2 नेशन स्टेट का समाधान निकालने की आशा रखते हैं। मेरे भाई, जय फिलिस्तीन वालों बोलो। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री का बयान आप लोगों के मुंह के ऊपर क्या है? तमाचा है कि नहीं है बता दीजिए। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी खोलिए, सुनील यादव मुंह पे तमाचा है कि नहीं है? सुनील यादव 10 सेकंड सुनील यादव जवाब देने दीजिए इसका। देखिए अमीश भाई, मैं तो ये कहता हूं सुधांशु जी बहुत बुद्धिजीवी, अभी बोलते बोलते वो बोल गए जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे रहे थे कि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि लोग पढ़े लिखे कम हैं। तो किसके लिए बोल रहे थे? ठीक है, प्रधानमंत्री मेरे पास समय यहाँ समाप्त हो गया है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में वापस आएंगे ब्रेक के बाद।